पिछले 2 दिनों से निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाते हुए बाजार और आज फिर से शुरुआत के लिए है थोड़ी सुस्ती के संकेत, लेकिन क्या सुस्त शुरुआत के बाद आज फिर से बाजार पकड़ेंगे रफ्तार और क्या 20,000 की तरफ बढ़ने की करेंगे और कोशिश निफ्टी पर? यह है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। शुक्र है शुक्रवार है बिल्कुल, और इंतजार है वीकेंड सेशन का। बट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बाजारों में हो रही है जिसमें दीप एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस हफ्ते फील हो रही है वो ये कि लग नहीं रहा कि शुक्रवार आ गया है इतना जल्दी। मतलब हाँ, आई कैन वर्क फॉर 2 more days इन दिस वीक। आपका मूड है? हाँ, मतलब ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा मतलब वो कई बार ये होता है कि बुधवार गुरुवार को आपको लगता है कि वीकेंड कब आएगा, कभी शुक्रवार को लगता है कि अभी तो मंगल बुध जैसे ही माहौल है। इस बार करवाना नहीं सर, वीकेंड आने दो। नहीं, हम G20 की बैठक में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस वीकेंड पर बड़ा फोकस है, बड़ा आयोजन है। बाजार बंद होने के बाद वहां पर नजर डालें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बड़ा मैच भी है सर, बड़ा मैच भी। हाँ, तो वीकेंड के लिए बहुत कुछ एक्शन है। चलिए, आप कुछ इंटरेस्टिंग बात बता दें। हाँ, नहीं, बाजार पर करनी है उससे पहले एक बार आज के ट्रिगर समझ लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बिल्कुल, ट्रिगर्स के लिए आज से देखें तो अमेरिकी बाजारों में हल्की मजबूती रही है। डाउ 50-60 अंक ऊपर मजबूत बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन नेस्डेक में रही है अच्छी खासी कमजोरी 125 अंकों की। लगातार तीसरे दिन नेस्डेक बंद होता हुआ दिखा है नीचे। ये आपके लिए संकेत। डॉलर इंडेक्स 150 के आसपास थोड़ा सा नीचे आया है और कच्चे तेल की तेजी पर ब्रेक लगा है। थोड़ा सा बढ़ना धीमा किया है, $90 के आसपास थोड़ा सा नीचे है आगे। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंचे और आज शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी है। बिल्कुल, तो वहां पर तो हमारी पूरी नजर है। दिल्ली पूरी तरह से सजी हुई। दिल्ली के नज़ारे देखने लायक है। एक्चुअली हम तो टीवी से पर ही देख रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में लोग हैं वो फील भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो दिवाली वाला माहौल है, बिल्कुल, है ना। बस फर्क इतना है कि दिवाली पे आपको दिए की रोशनी और वो ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अदरवाइज लाइटिंग के लिहाज से, डेकोरेशन के लिहाज से, साफ सफाई के लिहाज से, ओहो, गजब आयोजन है। बिल्कुल ऐसा बाकी टाइम भी हो तो मजा आ जाए। हाँ, ये तो खैर देखिए वही फ़र्क है। अगर हर रोज़ त्यौहार जैसा माहौल हो तो फिर त्यौहार की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। और जब आपकी घर पे बड़े ख़ास मेहमान आने वाले हों और दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के, वैसे तो 29 देशों के राज्याध्यक्ष आ रहे हैं टोटल, यूरोपियन यूनियन को, हाँ, यूरोपियन यूनियन को भी गिन के देखें तो फिर ऐसा आयोजन बनता है। एक वो शाही स्वागत होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जो हमारी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, तो अतिथि बिल्कुल उन्हें लगना चाहिए कि कहीं जाके आए ऐसा। एब्सोल्युटली, ये हिंदुस्तान की संस्कृति का एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव दुनिया भर के देशों के दिग्गजों को जरूर एक मिलेगा जब वो यहाँ आए। सही टाइम पर भारत की प्रेसिडेंसी भी आई है इस G20। एक्शन पैक रहेंगे और हमारी तो प्रोग्रामिंग पूरी रहने ही वाली है। एब्सोल्युटली। और शनिवार रविवार को भी हमारी इवनिंग टीम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है। हमारे रिपोर्टर्स तैयार है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पैनल है जो आपके लिए G20 की एक एक बारीकी का पूरा विश्लेषण करके आपके सामने रखेगा। कोई पॉलिटिकल डिस्कशन और डिबेट नहीं, कोई लांछन आरोप नहीं, साफ सुथरा अच्छा कवरेज अगर आपको देखना है तो शनिवार और रविवार को भी आप पूरे दिन भर जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए। पूरा G20 का विश्लेषण आपके लिए होगा, कवरेज आपके लिए होगा। बिल्कुल सर। तो चलिए, ये तो एक्शन रहने ही वाला है। G20 पर तो हमारी नजर है ही। आज के बाजार पर भी सर 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक बार पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल आपसे समझना चाहूंगा। कल डाउ छोटी रेंज में रहा बट हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक पर प्रेशर देखा, थोड़ा ऊपरी स्तरों से ये बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स हल्का ही नरम हुए, कुछ ज्यादा नहीं। कैसे देखें सर, एक पॉज आया बीच में या क्या चल रहा है? ऑल इज वेल। देखिए, ये डाउ का चार्ट है आपके सामने। गिरना जो था फर्स्ट हाफ में गया, सेकंड हाफ मजबूत रहा। करेक्ट। सेकंड हाफ में गिरना ज़्यादा खराब होता है क्योंकि आप दिन भर ऊपर होके शाम को सप्लाई आ रहे हैं। क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस ये कि क्लोजिंग आपको 3:30 बजे जहां आप बंद हो रहे हैं वो अगले दिन का डायरेक्शन आपको बताता है। राइट। आप अगले दिन के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप अगले दिन के लिए बुलिश है तो डे हाई पर जाकर बंद होंगे। अगले दिन के लिए बेरिश है तो आप डे लो पर बंद होंगे, या जहां भी क्लोज हो उस हिसाब से आप अगले दिन का अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। सो कल
फर्स्ट एक डिप जरूर मिला डाउ में, लेकिन उसके बाद मजबूती से बंद हुआ। नेस्डेक के नीचे गिरने के अपने कारण थे और वो पता भी था कि ये कमजोर होना ही। कल नेस्डेक फ्यूचर्स ऑलरेडी 80-85 पॉइंट नीचे ही थे जब हम बंद हुए, राइट। एप्पल की वजह से लगातार दबाव बन रहा है, लगातार दूसरे दिन एप्पल का शेयर गिर गया। चीन में ये बोल रहे हैं कि अब शायद थोड़ा वो बैन जो है विदेशी फोन्स पर वो और एक्सटेंड कर सकते हैं, न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस पर, स्टेट लेवल पर भी, और वो सभी। लेकिन एक तो ये अगर ऐसा होगा तो आएगा तो मजा ना। क्योंकि अगर चीन ये कहेगा कि हम आईफोन बैन करेंगे, आईफोन वहाँ क्यों बनेंगे? ये भी बात सही है। फिर उनको बनाने की जरूरत भी क्या है? और अगर वो बैन करेंगे और ऐसा ही बैन अगर दूसरे देश करने लगे चाइनीज प्रोडक्ट का, तो वो भी तो हो सकता है। तुम हमारा ये नहीं खरीदोगे, हम तुम्हारा वो नहीं खरीदेंगे। करेक्ट। सो आई थिंक चाइना की जो ये पोजिशनिंग हो रही है वो डेस्परेशन वाली पोजीशनिंग है। और मैं कोई वो इंडिया चाइना के टसल के हिसाब से पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्योरली बिजनेस के एंगल से बोल रहा हूँ कि अगर चाइना अपने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वो चाहता है कि हमारी फ़ोन बिके, तो ये तो हर देश चाहेगा फिर कि हमारे फ़ोन बिके। करेक्ट। तो ये एक टफ वो वॉर होने वाला है, इकोनॉमिक वॉर, अगर आगे बढ़ता है तो। हाँ, आई डोंट नो अब क्या है कि वहाँ की खबरें जो आती है समझ में नहीं आता कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी सही है, मतलब कम है, ज़्यादा है, तो वक्त वक्त पर पता चलेगा। बट एनीवे आई थिंक खबर बाकी एप्पल के लिए खराब हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। हमारे तो अच्छा बना और यहाँ पे। हाँ, सो आई थिंक बाकी अदरवाइज अमेरिका के बाजारों का जहाँ तक सवाल है, डीप स्टेबल से संकेत है। आपका डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास ही बना हुआ है, 6 महीने की ऊंचाइयों के आसपास थोड़ा सा नीचे आया है। कच्चा तेल 90 के हल्का सा नीचे आता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात है, अच्छा फील होता है 90 के नीचे रहे तो। बॉन्ड यील्ड्स वही 104-25 के आसपास है, स्टेबल से हैं। सो आई थिंक ओवरऑल संकेत यूं कह सकता हूँ कि कल के मुकाबले में आज बेहतर है ना। हाँ, कल सुबह तो इतने बढ़िया संकेत नहीं थे, झटके के साथ आए थे, आज थोड़ी सी रिलीफ के साथ आए। और दूसरा ये कि डाउ उम्मीद के मुताबिक 51 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, वो भी ठीक है। डाउ फ्यूचर्स भी हल्के फुल्के हरे निशान में 15-20-25 पॉइंट ही है, लेकिन ठीक है। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत कोई खराबी वाले नहीं है, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। गॉट इट। और ऐसा और कोई भी ऐसा झटका लगने जैसा संकेत अभी तक वहाँ से आ नहीं रहा। गॉट इट। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए, वहाँ से तो कुछ झटका नहीं आ रहा, और जैसे आप कह रहे हैं आज सुबह के संकेत थोड़े बेहतर भी हैं, बट कल हमारे बाजार में क्या हुआ? क्योंकि कल तो सारे संकेत और आज से तो खैर ज़्यादा ही खराब थे। अब ये वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट समझें या कुछ और सर, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी आई है। और मैं आपको निफ्टी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ जी। इस पूरी सीरीज निफ्टी आपका पॉजिटिव रहा है, यानी कि पिछले 5 दिन से हम पॉजिटिव। हाँ, पूरे 5 के 5 दिन पिछले वीकली सीरीज के पॉजिटिव रहे। पिछले 9 दिन में देखें तो सिर्फ एक 31 अगस्त का दिन था एक्सपायरी वाला जहां पर आप नेगेटिव थे, अदरवाइज 9 में से 8 दिन निफ्टी पॉजिटिव रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। मिड कैप आपके 9 दिन पॉजिटिव है, स्मॉल कैप आपके 9 दिन पॉजिटिव। तो वैसे कैप्चर कल हुआ है, बट अदरवाइज हमारे बाजार की मूव अच्छी चल रही है। मूव अच्छी चल रही है दीप, और मूव में खाली समस्या एक ही थी कि बड़े शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं चल रहे थे, वो भी धीरे धीरे चलने लगे। अब देखो, आपको लाइफ में कंप्लेन है तो बहुत मिल जाएगी, कंप्लेन की तो कोई कमी नहीं है। अब कंप्लेन में आप कह सकते हो कल छोड़ो, चलो 116 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी, उसके पहले 36, 46, 93, 181, -93, मतलब आप 2 डिजिट में तो बढ़ रहे हो, बड़ा तो बढ़ ही नहीं रहे, एक दिन तो 200-300 बढ़ा ही नहीं। मतलब आपको कंप्लेन है तो कंप्लेन बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से यही मूव सही है। और इस बार अगर आप बहुत ज़्यादा घटे नहीं, 19,200 19,300 के आसपास सपोर्ट ले लिया, तो इसीलिए लिया कि आप बढ़ने में भी धीरे धीरे बढ़ रहे, तो घटने में भी धीरे धीरे घट रहे हैं। और हर एक लेवल पे इस बार मार्केट ने आपको मौका दिया है। जिस लेवल पे आपको खरीदना आप खरीदो, जिस लेवल पे बेचना है आपको बेचो। अब हर रोज हर शेयर बढ़े, हर रोज हर इंडेक्स बढ़े, ये तो सोचना ही गलत है, होना तो इम्पॉसिबल है। सो आई थिंक बट जो कैचअप रैली आपको निफ्टी में दिख रही है, बैंक निफ्टी में दिख रही है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाली है। इसको कैसे देखना है? इसको देखना है कि आप एक बड़े बुल रन में हैं, 20,000 के आसपास आपने लाइफ हाई बनाया, वहाँ से आप हल्के फुल्के करेक्ट हुए, टाइम वाइज आपने करेक्शन दिया, प्राइस वाइज करेक्शन दिया। प्राइस वाइज करेक्शन आपका हो गया 700 पॉइंट का निफ्टी में, यानी 3.5%। करेक्ट। बैंक निफ्टी में करीबन आपका 2,000 पॉइंट का, राइट, करीबन 4-4.5%। सो आपने एक अच्छा करेक्शन दे दिया। करेक्शन के साथ आपने टाइम वाइज करेक्शन भी दिया, 5 हफ्ते आपने निकाल दिया लाइफ हाई बनाने के बाद, करीबन 5 से 6 हफ्ते आप वापस लाइफ हाई पे नहीं पहुंचे, तो आपने अच्छा टाइम वाइज करेक्शन भी दे दिया।
इस बीच में ब्रॉडर मार्केट ने कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं दिए, ग्लोबल मार्केट्स में मिला जुला कारोबार था। प्रॉब्लम क्या हुई दीप, हमें दो चीज़ों से बड़ी दिक्कत हो रही थी कल के पहले तक। एक ये कि हम अमेरिका की तेजी पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, करेक्ट सर। और दूसरा हमारे यहाँ एफआईज खरीदने का नाम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल। तो इन दो चीज़ों, लेकिन अगर आप ये सोचें कि अमेरिका की कमजोरी के बावजूद हम ज़्यादा गिरे नहीं। अमेरिका की मजबूती में भले ही हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब वो कमजोर थे तो हम गिरे नहीं। और दूसरा एफआई ने बेचा, फिर भी हम गिरे नहीं। सो ये बाजार की ताकत दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों का मूव बहुत कुछ कहता है, और वो ये कहता है कि तमाम नेगेटिव ग्लोबल संकेतों के बीच में आप फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद पहले सपोर्ट लेवल से आप रिकवर होकर डे हाई पर बंद होते हैं। तो ये कहानी अलग कह रहा है, और ये कहानी आपके लिए बहुत काम की। तो आई थिंक 2 दिनों का मूव बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जल्दी आप 20,000 के पार निकलते हुए भी देखेंगे, नया हाई बनाएंगे। अब आ रहे हैं वो मूड आ रहे हैं। हाँ, वो तो आना ही है। वो तो अब हम बात भी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लेवल आया नहीं दीप की 18,800 19,000 आए तो बिना किसी को पूछे आपको पैसा डाल ही देना है। लेकिन अब वो ठीक है, मार्केट है, ओब्लाइज जरूरी नहीं है कि करे आप सोचो 18,800 आए नहीं आए, कह नहीं सकते, पहले ही घूम गया। लेकिन पॉइंट सिंपल है, 2 दिनों का ये जो मूव बना है, ये भारतीय बाजारों की अपनी ताकत वापस लौटने के बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग संकेत आपको दे रहा है, जिसे पढ़ना जरूरी है। इसे पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस। अच्छा, कल जो दोपहर की हम बात कर रहे थे और उस पर कुछ मार्केट का इंटरेस्टिंग ऑप्शंस डेटा भी बना है। ये जो आप कह रहे थे 6-6 करोड़ के पोजीशन बन रही है एक ही स्ट्राइक पर, ये एक तो थोड़ा समझाइए, जो दोनों एक्सपायरी अब अलग दिन की हो गई है उसका इम्पैक्ट है, और जो आज हमारे पास भी कुछ डेटा जो इंडिकेट कर रहा है कि एक ही दिन में कितना बड़ा स्ट्राइक प्राइसेस पे मूवमेंट हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? मतलब आगे क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ सकती है? क्या करना चाहिए सर? 2 तरीके से देखना चाहिए, डेटा आपके सामने आएंगे। कल के मैं डेटा बताऊं, 19,600 का कॉल ऑप्शन, लो बनाया 10 रुपए का, हाई बनाया 170 रुपए का। यस सर। ठीक है, 19,650 का कॉल ऑप्शन, लो 2.5 रुपए का, हाई 120 रुपए का। 19,700 का कॉल ऑप्शन, 75 पैसे का लो, 75 रुपए का हाई, 100 टाइम्स। ठीक है, सो कॉल ऑप्शंस कई में कितने गुना हो गए? 19,850 का कॉल ऑप्शन 5 पैसे से 4.5 रुपए हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। एक तो ये कि एक इमीडिएट रिएक्शन आपका ये आता है कि भाई साहब, आप कॉल बेच के हमेशा, या पुट बेच के, मतलब ऑप्शन बेच के आप बहुत आसानी से हमेशा पैसा बना लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस दिन लगेंगे बहुत तगड़े वाले लगेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन बेचना आसान काम नहीं है, बहुत स्किल ट्रेडर्स का काम है। और 12 में से 10 सीरीज में ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, लेकिन 2 सीरीज में अगर उसने डिसिप्लिन नहीं रखा तो ऐसी पिटाई लगती है, वो खाया पिया पूरा निकाल देता है। एग्जैक्टली, है ना। यहाँ से फिर आप लेके नहीं जा सकते, फिर वो सेबी वाला फॉर्मूला लग जाता है, 90% देके जाते हैं। वो ही होता है, वो 2 सीरीज में होता है। 10 सीरीज में क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं करते करते, मैं तो रोज बनाता हूँ, मैं तो राइड करूंगा, कुछ नहीं होता। लेकिन ये मंथली सीरीज भी नहीं थी, वीकली सीरीज थी। वीकली सीरीज में एक स्ट्राइक प्राइस पर अगर 6 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 3 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट तो बहुत मामूली सी बात हो गई पुट और कॉल में। 6 करोड़ का ओपन, सोचो 6 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, किसी स्ट्राइक प्राइस पे 3 करोड़ शेयर है, और वो 3 करोड़ शेयर का भले चलो मान लिया 19,600 के कॉल ऑप्शन के लो 10 रुपए, सबने 10 पे नहीं बेचा होगा, 50 पे बेचाओ, 100 पे बेचाओ और 170 हो जाए तो क्वांटम देखो कितना पैसा लगा होगा। ये कोई 10-20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट नहीं था, 2-3 करोड़ शेयरों के ओपन इंटरेस्ट पर अगर 50 रुपए भी लग जाए, नुकसान कितना हो? एग्जैक्टली। सो पहली चीज कल के मुंह में एक जो समझ में आ रही कि ऑप्शन बेचकर, चाहे वो पुट बेचे कॉल बेचे, ऑप्शन बेच के अगर आप ये समझते हैं कि मैंने 5 बार 3 बार 10 बार 7 बार पैसा बना लिया और मैं बड़ा 30 मार का हूँ, बड़ा स्किल ट्रेडर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, वो मार्केट आपको सिखा देगा कैसे। अब इसको कैसे बचना है कि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और स्पेशली जब एक्सपायरी के दिन है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करनी है। नहीं करेंगे, और कल की तेजी में ना दीप काफी कुछ कंट्रीब्यूशन जो हुआ है ना, वो शॉर्ट कवरिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से हुआ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, हर 50 पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। और इसलिए, और ये तो गनीमत है 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया। नहीं तो क्या 5 बजे तक का होता तो आप 800-850 के लिए देख लेते जाता, क्योंकि और बचे हुए समय में और आपका ट्रिगर होगा। बिल्कुल, हर थोड़ी देर में आपका एक 50 पॉइंट का गैप बन रहा है ऊपर का, और स्टॉप लॉस ट्रिगर। तो पहली चीज है कि ऑप्शन बेच के कमा लेना आसान क्या है। दूसरी लर्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने कल पैसा बनाया है, उनके लिए क्या लर्निंग है?
बहुत सारे समझदार लोग ऐसे होंगे कि भाई मैंने तो 1950 का कॉल 2.5 रुपए में लिया था, मैंने तो 100 रुपए में बेचा, 120 का है ही है, मैं तो 80 में बेचा, 100 में बेचा, और मैं तो आगे से यही करूंगा रोज। ये बढ़िया काम है, आएगा तो लॉटरी लग जाएगी बम्पर, करो। लेकिन रोज मार्केट आपको ऐसे ओब्लाइज नहीं करता। Exactly. ये कभी कभार कोई ऐसी ये मंथली 4 सीरीज है, 4 सीरीज में से एक आध सीरीज में हो गया तो हो गया, राइट। और नहीं तो आप होगा वही। ये एक बार जैसे फॉर एग्जांपल कल किसी ने बड़ा पैसा बनाया, अब वो अगली सीरीज में यही गलती करेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो आउट ऑफ द मनी वाला नहीं रहेगा, इन द मनी, एट द मनी, इन द मनी, नियर एटीएम का लेगा, उसमें प्रीमियम ज्यादा देगा, राइट। क्योंकि आपने समझो किसी ने 19,600 का कॉल ऑप्शन खरीदा भी होगा, तो कितना खरीदा होगा क्वांटिटी लिमिट में, और आप ऐसे गिन सकते हो कि पैसा मेरा 10 का 120 हो गया, लेकिन लॉट्स कितने थे। और होता क्या है, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, तब कितना पैसा बनाया उससे नहीं आता, कितना मुंह बना उससे आता है। और जब आपका पैसा जाता है तब इस चीज को लेकर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और थोड़ा भी गलत हुआ सो ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा ऑप्शन खरीद के बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। इसके लिए सिंपल दीप ये चीज जरूरी है कि कब बड़ा मूव मार्केट दे सकता है, वो सेंस आना बहुत जरूरी है। और अगर वो फॉर एग्जांपल पिछले जैसा आपने बताया, इस पूरी सीरीज के 4 दिन मार्केट ऊपर था, यस सर, 9 में से 8 दिन ऊपर था, yes, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शॉर्ट ट्रैप हो रहा है। और वहां पे आपने अगर जज करके आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा है तो पैसा बनेगा, हर बार नहीं बनेगा। आपको देखिए, बड़ा पैसा जो आदमी ट्रैप है वही देखे जाता है, नुकसान बड़ा वही करता है, चाहे वो शॉर्ट सेलर हो या लॉन्ग ट्रेडर हो। एग्जैक्टली। लॉन्ग ट्रेडर में भी अगर गैप से खुला और आपकी ताकत नहीं संभालने की, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे भी पैसे बढ़ लेंगे। सेम सिचुएशन आपने शॉर्ट करके रखा है, एक्सपायरी सामने और आपकी ताकत नहीं है, तो आपके बड़े पैसे लगेंगे। तो इसलिए जब अगली बार आप जब भी ये सोचे कि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कोई भी खरीदूंगा और मेरा बड़ा पैसा बनेगा, तो आपको पिछले 4 दिनों के 5 दिनों के डेटा देखने, ट्रैप कौन होने वाला है। अगर आपने ये पता कर लिया कि ट्रैप होने की संभावना है, तब जाके आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदें। ये ट्रैपिंग रोज रोज नहीं होती, ट्रैप जो भी होगा वो 4 सीरीज 8 सीरीज में एक आध बार होगा, वो होए तब छोड़ना नहीं, तब मत छोड़ो, बस वो ध्यान है। तो बहुत बढ़िया डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। और जैसे जैसे ऑप्शन मार्केट अब मतलब मैं तो लगता है कि मेन मार्केट ही ऑप्शन ही हो गया, बाकी मार्केट तो सभी मतलब नाम के हो गए, ऐसा हो गया। सब यही है, चल रहा है। इतने 6 करोड़ शेयरों के ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, मतलब सबको यही ऑप्शन ट्रेड करना है। मतलब मुझे तो ऐसा लगा जितनी ज़्यादा हम वार्निंग चलाते वो वार्निंग प्लेट लेके आइए, और ज़्यादा उल्टा ज़्यादा लोग वही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब सबको क्या है दीप देखिए, करना सबको ट्रेड ही है। नाम के लिए आप हेजिंग वेजिंग जो बोल दो, करना सबको ट्रेड है। ट्रेड करने में आपको सस्ता सुंदर ये मिलता है। जिन लोगों को छोटा पैसा बनाना है ऑप्शन बेच के या स्किल ट्रेडिंग के तौर पर वो बना के, उनके लिए भी ठीक है। और जिनको 2-5 हज़ार रुपये में रोज खेल करना है, हार जीत करनी है, उनको भी ऑप्शन समझ में आता है। तो दोनों तरह के लिए लोगों की जो आपकी वो स्पेकुलेशन करने की जो भूख है, हंगर, वो आपकी इससे सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो किसी ज़माने में पहले कैश मार्केट के स्टॉक्स में होती थी, उसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग आई, उसके बाद फिर वायदा वगैरह ये होता था, बाद में उसमें नहीं होने लगी तो लोग स्टॉक फ्यूचर्स में करने लगे। स्टॉक फ्यूचर्स के बाद में अब वहाँ रेस्ट्रिक्शंस आ गए, पीक मार्जिन वगैरह, तो अब ऑप्शंस में कर रहे हैं। वार्निंग है आपके सामने। सबसे पहले हमने चलाना शुरू किया, एग्जैक्टली, आगाह भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा और ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ ही रहे, घट नहीं रहे। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग ये डेटा है। और कल की एक्सपायरी से कुछ नया हमने सीखा है जो आपको अब अपने बाजार के अप्रोच में समझ कल की एक्सपायरी में 2 ही चीज़ें फिर से समअप कर दूं। एक, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ऑप्शन सेल करके पैसे ही बनाएंगे, और ज़रूरी ये भी नहीं कि हर बार आप ऑप्शन बाय करेंगे और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के बड़ा पैसा बना लेंगे। ऑप्शन सेलर तो फिर भी स्किल्ड होता है, समझदार होता है, डिसिप्लिन होता है। ऑप्शन बायर ये समझना जरूरी कि किस वक्त, किस दिन, किस एक्सपायरी पे आपको बड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदना है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीद के आप ओवरनाइट पोजीशन रखें, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आपका बड़ा पैसा बनेगा, नहीं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के अगर आपने ट्रेंड पकड़ा है सही दिन, एक्सपायरी के दिन, तो आप इंट्राडे में बड़ा पैसा बनाएंगे। और वही स्किल है। ओवरनाइट पोजीशन रख के पैसा बनाना तो किस्मत है जी, थोड़ी स्किल, किस्मत ज़्यादा। 20% स्किल, 80% लक।
लेकिन इंट्राडे में अगर आप ढंग से पढ़ के बनाए तो 80% आपकी स्किल है, 20% लक है। और स्किल हमेशा काम आती है, लक हमेशा काम नहीं। लक तो सबका एक ही है, तो फिर तो आप कुछ भी करो, अगर बहुत लकी हैं तो फिर तो जो करोगे उसमें पैसा ऐसे ही बनना है, लिखवा के लाए हो भाई। बट स्किल होती है। यस। आइए सर, फिर बताएं आज के खास बातें आज का। आज के खास बातों में दीप ये कि 2 दिनों से शानदार रिकवरी से सेंटीमेंट बहुत इंप्रूव हुआ है मार्केट का। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर लोग थोड़े से नर्वस थे, नाराज थे, दुखी थे, परेशान थे, आउट ऑफ तेजी फील कर रहे थे, उनको अब सेटिस्फेक्शन हो चुका है। अगली और आखिरी रुकावट की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी 18,800 20,000, ये आखिरी रुकावट की लेवल है जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली कम होने का कल पहला संकेत आया था, वो काम देगा पहले से। और अब स्ट्रेटेजी के तौर पर पहले सपोर्ट लेवल से ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का इंतजार नहीं करना है, पहली डिप पर ही खरीदना शुरू करना है और 2 या 3 टुकड़ों में खरीदने की स्ट्रेटेजी आपके लिए रहेगी परफेक्ट। 19,450 19,550 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर निफ्टी में ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में 44,300 44,500 की रेंज अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर एक बार 45,000 को पार करके निकले तो 45,350 45,550 अगला टारगेट बैंक निफ्टी का निकल कर आता है। 45,700 800 700 तक की जगह, 600 तक की जगह तो दिखती है। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। ठीक है सर। बाकी आज के संकेतों में ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं। एफआईएस के संकेत हैं पॉजिटिव, लोकल फंड्स के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर आप मानकर चल सकते हैं। आज की एक अच्छी क्लोजिंग मिलने पर ट्रेंड भी आपका पॉजिटिव हो ही चुका है। वैसे तो एक आध दिन और देख लेते हैं। ठीक है। 19,600 19,650 पहला सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट जोन में आपको करनी है खरीदारी अगर आज बाजार मौका दे तो। नीचे 19,525 575 अब बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए। 19,750 19,800 ये पहली रेंज यहाँ पर खुलेंगे, देखेंगे 19,800 के आसपास एक बार आज पहुंचेंगे जरूर डीप, उसके बाद देखेंगे और कितनी ताकत बनती है। ठीक है, 19,800 आपका 1 अगस्त का हाई भी है, लगभग उसके आसपास हम पहुंचेंगे। उसको पार करने के बाद 19,830 19,885 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी 44,625 44,775 पहला सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट जोन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसके ठीक नीचे 44,425 44,575 ये आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह होगी। 45,000 45,175 ये हल्की फुल्की रुकावट है ऊपर की तरफ, इसको पार करके निकले तो 45,225 45,350 इसको 44 को 45 कर दीजिए। मुनाफा वसूली की जो जगह है पीछे की 3 डिजिट सही है, 44,000 की जगह 45,000 है। हाँ, 45,225 45,350 आपके लिए ऊपर की रेंज होगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दीप, बैंक निफ्टी ने अगर टाइम पास करके काफ़ी टाइम लगाया, अब ऊपर आने की कोशिश करा है, तो इस बैंक निफ्टी की लीडरशिप में एक और स्टॉक है जिसका जिक्र हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, जो अब तैयार है अच्छी तेजी के लिए, और वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक मैं आपको पहले भी कह रहा था। और HDFC बैंक मुझे याद है मैंने अपने बर्थडे के दिन 2 जून को खरीदारी करने की राय दी। 1 महीने में 10% का मूव दिया था। मैं 10% के मूव की तो उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं 5% के मूव की उम्मीद HDFC बैंक से करता हूँ। अच्छा, स्टेज में। और लाइफ हाई पर बैंक निफ्टी को HDFC बैंक ही ले जाएगा, इसमें कोई डाउट। और अगर HDFC बैंक नहीं चला तो पहुंचेंगे भी नहीं। सो आई थिंक HDFC बैंक आपको रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अच्छा एक वो ऑप्शन दे रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। तो पोजिशनली उन लोगों के लिए ठीक है जो 1 साल के लिए HDFC बैंक में डिपॉजिट करके 5% कमाते हैं उनके लिए तो बेटर है। हाँ, उनके लिए महीने 2 महीने में 5% बनाने का मौका HDFC बैंक में बन सकता है। तो वैसा है। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है सर, चलिए डेटा सर, पुट कॉल रेशियो और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 51 से 57% थोड़ी बढ़कर आई है, राइटली सो। पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी, 139 और 132 थोड़ा हायर लेवल पे। थोड़ा सा एकदम गैप से खुल जाए तो इंतजार कर लें, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद खरीदें, ये बेहतर होगा। थोड़े से हायर साइड पे आप, ठीक है। विक्स 2% कोई खास दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए सारे के सारे डेटा। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया, हायर साइड पर है, देखते हैं। बट नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है तो इसका भी एक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या करें सर मौजूदा पोजीशंस पे? वैसे तो 19,550 होता है आपका स्टॉप लॉस, मैंने थोड़ा सा 50 पॉइंट और एक दिन के लिए रखा है नीचे। 19,500 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे ये होगा आपका स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी पर ये स्टॉप लॉस 44,400 का होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। दोनों स्टॉप लॉस परफेक्ट है। शॉर्ट साइड पे एक ही स्टॉप लॉस है 19,800 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे एक ही स्टॉप लॉस है 45,000। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं, नॉट अलाउड।
नॉट अलाउड, ठीक है, क्लियर है सर। ओके, नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी। वैसे तो निफ्टी डीप है ना, 19,600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 19,575 पे अगर फ्लैट खुले हैं तो वहीं खरीद सकते हैं। अगर बेस्ट रेंज खरीदने के लिए आज से बोलूँ तो 600 650 इस रेंज में आ जाए तो कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर जरूर खरीदिए। ऊपर का टारगेट जो बनेगा 19,750 775 और 800 3 छोटे टारगेट हैं। 830 865 2 मीडियम टारगेट है। 885 और अगर हुआ तो 975 लाइफ हाई के आसपास के बड़े टारगेट, जिसके लिए निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। बेस्ट रेंज है, जरूरी नहीं कि बेस्ट रेंज आए तो ले जरूर लेना, क्योंकि अगर आप थोड़ा गैप से खुल गए तो फिर 19,700 ही आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा। फिर 19,650 आना ही मुश्किल होगा। सो फिर आप 19,650 का इंतजार न करें, पहले सपोर्ट लेवल जो कि 19,700 बनेगा वहीं से खरीद ले। और जितना दिखा रहा है 20-25 पॉइंट, मुझे लगता है निफ्टी उससे ज़्यादा ऊपर खुलेगा। अच्छा, उससे ज़्यादा ऊपर खुलेगा। उसका रीज़न ये है कि कल की वीकली एक्सपायरी के बाद थोड़ा बाजार और हल्का है। अब ये कह सकते हैं कल शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया, आज शॉर्ट कवरिंग का नहीं है, लेकिन आप साथ में डेटा भी तो देखिए, एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े बन रहे हैं एफएनओ में, तो आई थिंक थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और तब आपको 19,700 से ही एंट्री कर लेनी है, 650 पे थोड़ा और लेना है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर शॉर्ट फरमाएं, 19,800 के आसपास देखें, मूड माहौल की करना है कि थोड़ा रुकना है। 19,885 865 अच्छी जगह है, थोड़ा बहुत टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 20,000 का, वही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 19,775 750 और 725 3 छोटे टारगेट है। 700 और 650 2 मीडियम टारगेट, 625 600 तक के फाइनल टारगेट, जिसके लिए करें बिक वाली भी। अच्छा, ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी खरीदना है, वैसे तो मैं सीधे 44,400 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने को तैयार हूँ। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा भी नीचे मिलता है तो बेस्ट रेंज 44,525 675, अगर इस रेंज में आए तो बिना किसी इन्विटेशन का इंतजार किए लपक लीजिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 44,775 से ही खरीद लीजिए, वहाँ भी ले सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब लेना ही है आपको, 2-3 टुकड़ों में खरीदेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये रेंज आपके लिए बेस्ट है। टारगेट 44,950 45,000 दो छोटे टारगेट हैं। 45,075 125 और 45,125 और 175 ये 3 मीडियम टारगेट है। 45,225 300 और 45,350 तक जाने की ताकत है बैंक निफ्टी की ऊपर तक, ये टारगेट आपके लिए ऊपर के। चलिए ठीक है, बेचने के लिए थोड़ा ट्रिकी है मामला, कहाँ बेचा जाए। लेवल के हिसाब से 45,000 बेचना बनता है। मैं वही बोला था 950 और 45,000 तो बनता है आपका, डेटा के हिसाब से नहीं। अच्छा, डेटा के हिसाब से नहीं, हल्का है, पोजीशन है नहीं ना जी। कितना है 45,000 के कॉल पर 23 लाख शेयर ही है, तो बड़ा नहीं है। इसलिए एक तरफ कहता है कि बेच लो ना, 45,000 आया है वापस, क्यों नहीं बेचना, इतने दिन बाद आया वापस। यस 23-24 अगस्त के बाद एग्जैक्टली। लेकिन दिमाग कहता नहीं है, हड़बड़ी मत करो, जो स्ट्रेंथ दिख रही है, जो मोमेंटम दिख रहा है, ये ऊपर खींच के ले जाएगा, शॉर्ट कटवाएगा। तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें, 45,000 के आसपास रिव्यू करें। जो बढ़िया जगह जहाँ बेचना है, कंफर्टेबल आप हो सकते हैं, वो 45,175 से लेकर 45,350 की जगह, वहाँ बेचने में कंफर्टेबल, और वो भी तब जब स्टॉप लॉस बड़ा वाला है, 45,550 का, छोटा नहीं है। तब मोमेंटम देख के डिसाइड करना है। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वो फ्लड का पानी तेजी से आ रहा है तो उसके अगेंस्ट मत जाओ। हाँ, मतलब हल्की नहर चल रही तो उसके सामने आप स्विमिंग करके पार कर, फ्लड में थोड़ी होता है। तो ये अगर उस समय देखो कि फोर्स क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल 45,550 का स्टॉप लॉस, टारगेट जो बनेंगे दीप 45,125 45,075 और 45,000 3 छोटे टारगेट है। 44,950 44,875 और 44,775 3 मीडियम टारगेट, 44,675 575 तक के फाइनल टारगेट के लिए कर सकते हैं आप बिकवाली। गॉट इट सर। चलिए, ये तो रहे आपके सारे लेवल्स। बैन लिस्ट रोज बढ़ रही है। कल एक और स्टॉक बैन में आ गया, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, इसकी भी एंट्री हो गई। आज 9 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में, फ्रेश एंट्री पीएनबी की हुई है। अच्छा, डेटा और फंड्स का भी बात कर लेते हैं सर। थोड़ा कल एक तो कैश में कम बेचा है और इंडेक्स फ्यूचर्स और स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी है फैज, बहुत बढ़िया खरीदारी दीप। और ये 750 करोड़ की अगर बिकवाली को आप स्टॉक फ्यूचर्स के साथ मिला के देखें तो नेट आप देखिए ना कितना 1800 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की स्टॉक्स में है और 1365 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स में। तो बड़े दिनों बाद मजबूती वाले डेटा आपको नजर आए हैं। ये मजबूरी वाले नहीं है, मजबूती वाले हैं। हाँ, दोनों में फर्क है। एक तो मजबूरी में आपको खरीदना और एक मजबूती से खरीदना, तो मजबूती से खरीदने वाले डेटा थोड़े आए हैं।
अच्छा है। और वीकली सीरीज निफ्टी की भी खत्म हुई, बैंक निफ्टी की शुरू हुई है, तो डेटा भी कम है। 19,600 पे 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में हाईएस्ट वो है, और ऊपर में कोई खास है नहीं, 20,000 पे भी 50 लाख शेयर ही हैं। सो आई थिंक डेटा की आज शेपअप होगा। और रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 45,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहीं खुलेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारा का सारा डेटा। बट रोज स्टॉक्स पर नजर है, कल तो बढ़िया रहे कल के स्टॉक्स। आइए आज कौन से स्टॉक है रेडार पर, ये जान लेते हैं बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर, क्या चुन के लाए हैं? पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1840 के स्टॉप लॉस, ये फ्यूचर्स के लेवल में बता रहा हूँ। 1875 कल के हाइस के आसपास, 1890 और 1900 तक के टारगेट ले करें खरीदारी। दीप, ये सितंबर के महीने की जो शुरुआत हुई है, मल्टीप्लेक्स की लगातार तीसरा महीना है जहाँ बढ़िया फुटफॉल्स आ रहे हैं। मतलब जो एकदम सूखा पड़ा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ये इतिहास ही बन के रह जाएंगे ओटीटी के ज़माने में, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है मामला। तो अगस्त और जुलाई 2 शानदार महीनों के बाद सितंबर का महीना भी बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है इनके लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दीप, जो जवान रिलीज हुई है, रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, एडवांस बुकिंग तगड़ी हो रही है, और लगता है कि ये एक और नया रिकॉर्ड बना मूड में है ये पिक्चर। तो 1-2 हिट मूवी वापस आपको ले जाती है। और होता क्या है कि सुबह 6 बजे का शो अगर हाउसफुल है तो फिर अगर आप दोपहर में 12-1-2 बजे मूवी का प्लान बना के चले जाए, तो फिर अगर ये नहीं चल रहा तो जो चल रहा है दूसरा बाजू में उसमें बैठ जाते हैं, वो भी हो जाता है। हाँ, बात सही है आपकी। हाँ। कभी कभी एक सुपर हिट, बहुत सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी हो और हाउसफुल चल रहे हो, क्योंकि हमने तो हमारे कॉलेज के ज़माने में बहुत ऐसा किया है। देखने गए शोले और टिकट नहीं मिली तो कोई दूसरी वाली चल रही है, हाथी मेरे साथी देख के आ गए। क्या करेंगे भाई, अब आदमी गया है दोस्तों के साथ तो कुछ तो करके आएगा, प्लान नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों फिल्मों के नाम मैंने मेरे ज़माने के बताया। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है, बराबर है ना नूपुर? हाँ तो वैसा हाल है। तो इसलिए क्या है कि दूसरे भी चल जाती है इसके साथ साथ थोड़ी बहुत, जिनको कम मिल रहे हो वो भी चलो ठीक हो जाता है, तो वैसा है। तो थिएटर को तो फायदा, तो आई थिंक थोड़ा एक अच्छा रेस्पॉन्स कल भी मजबूती के साथ बंद हुआ, थोड़ी और तेजी पीवीआर आइनॉक्स में बन सकती है। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए पीवीआर आइनॉक्स, जहाँ पर करके चले खरीदारी। फ्यूचर्स के लेवल्स हैं 1900 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आईपीओ पर भी बात करेंगे? आईपीओ करेंगे ना 9 बजे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मेरे को भी रिलीफ मिल जाए, थोड़ा राहत। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट सेट है। ईएमएस का आईपीओ जो आज खुल रहा है 9 बजे, अनिल जी अपनी राय आपको देंगे। आइए फिर बात करते हैं हमारी टीम के साथ भी, और कौन से खबरें हैं, स्टॉक्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं जो आपके रेडार पर रहनी चाहिए। अरमान ऊपर और आशीष तीनों हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें आपके पास। जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले यूनिकेम लेबोरेटरीज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो इप्का लैब ने ओपन ऑफर दिया था वो बंद होता हुआ दिखेगा। जो बिडेन और मोदी जी जो हैं वो, अगर आप देखें, न्यू दिल्ली में G20 समिट्स के साइडलाइंस में जो है बायलैटरल मीटिंग वो करते हुए दिखेंगे। आरबीआई जो इंक्रीमेंटल सीआरआर जो उन्होंने पहले लगाया था वहाँ पर उस पर रिव्यू करते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से तो है ही सही, आपको एक्स डेट पर भी ध्यान रखना है, जहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फाइनल डिविडेंड है 7.2 का, सारदा एनर्जी एंड मिनरल जहाँ पर डिविडेंड है 15 का, और आपको बता दूँ जी एंटरटेनमेंट मैटर में जहाँ पर सेट के मामले पर सुनवाई होगी और आज सेट मामले पर अपना जो है अंतिम फैसला सुनाएगा। आईपीओ अपडेट्स में जुपिटर लाइफ, जिसका आज डे 3 है, डे 2 तक अगर आप देखेंगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इनको टोटल 3.4 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा पूरा बढ़ चुका है, रिटेल का हिस्सा 3 गुना से ऊपर बढ़ चुका है, और एनआई का हिस्सा अगर आप देखें तो 6.9 टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में ईएमएस लिमिटेड, जिसका नया आईपीओ जो है वो आज से 12 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड अगर आप देखें 200 से 211 तक का है। इशू साइज 321 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू लगभग आप देखिए 146 करोड़ का, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 97 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें आपको दिखेगा एनएवी कैपिटल, एबेकस, सेंट कैपिटल, मेरू इन्वेस्टमेंट आदि जैसे आपको नाम वहाँ पर आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए जो नई आईपीओ है उसकी एंकर बुक की भी डिटेल्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बजाज फिनसर्व पे आपको नजर रखनी, क्योंकि अगस्त के महीने का अपडेट आया जहाँ पे ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम की बात करें तो 64% की आपको वाई बेसिस पे ग्रोथ नजर आएगी। न्यू बिजनेस प्रीमियम की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 38% की मजबूत वाई बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। ओएनजीसी गेल पर भी रखेगा नजर, क्योंकि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जो जुड़ी जेवी है उसमें ओएनजीसी 15,000 करोड़ का निवेश करेगी, अपनी हिस्सेदारी वो बढ़ाएगी। निवेश के बाद 95%
5% की हिस्सेदारी ONGC के पास होगी और यहाँ से जो एग्जिट ले रहा है वो है गेल, जिसके पास सिर्फ 5% की हिस्सेदारी रह जाएगी, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। मजगांव डॉक शिपयार्ड्स, जहाँ पे अमेरिकी कंपनी सरकार के साथ मास्टर शिप रिपेयरमेंट अग्रीमेंट कंपनी ने किया है, तो ये स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। LIC पे रखेगा नजर, क्योंकि LIC को म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी घटाने के मामले में सेबी से अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। LIC पर सेबी की पेनल्टी नहीं लगाई गई है, सेबी ने हिस्सा घटाने की जो कोशिश है उसको सही माना है, तो LIC भी आज फोकस में रहने वाला है। तेजस नेटवर्क के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है। TCS से एडवांस के तौर पर कंपनी को 750 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, और जो BSNL के 4G और 5G नेटवर्क तैयार करने के लिए जो ये ऑर्डर था, जिसके चलते कंपनी को ऑलरेडी एडवांस 750 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे। अशोक लेलैंड पे भी रखिएगा नज़र, क्योंकि कंपनी की जो 75th एनिवर्सरी हुई थी, वहाँ पे कंपनी का कहना था कि उन्होंने उनकी जो EV आर्म है उसमें 2 मिनी ट्रक लॉन्च किए, 2 स्मॉल ट्रक्स लॉन्च किए हैं EV में, तो अशोक लेलैंड भी आज फोकस में रहेगा। ओके, तो अशोक लेलैंड के लिए भी बड़ा एक्शन आ रहा है और स्टॉक्स पर तो खबरों का बड़ी लिस्ट भी है। अरमान, कुछ और खबरें भी लेकर आए हैं आप? जी, खबरों में आपको लैंडमार्क कार्स यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने मिलकर एक हावड़ा में डीलरशिप खोलेंगे और उस डीलरशिप के ज़रिए महिंद्रा की गाड़ियों का सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, पर्सनल पिकअप और बाकी अगर आप देखें बाकी चीज़ जो है गाड़ियों की सेल के साथ साथ वहाँ पर ये सर्विसेज देते हुए दिखेंगे। LTI माइंट्री, यहाँ पर कंपनी ने रिटेल, मीडिया और स्मार्ट सर्विसेज ऑपरेशंस के लिए इनोवेटिव इंडस्ट्री सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। इससे अगर आप देखें कंपनी ने 2 इंडस्ट्री सॉल्यूशन जैसे हैं वो यहाँ पे लॉन्च करते हुए दिखे हैं। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर कंपनी ने IT वडोदरा जहाँ पर दिखा वहाँ पे उन्होंने लगभग 400 करोड़ के नोटिस का जवाब देते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते जो है आकलन में गड़बड़ी हुई थी। L&T, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि कंपनी को लगभग $400, जो कि अगर आप देखें 33,000 करोड़ के ऊपर का जो है सऊदी अरामको से बड़ा ऑर्डर जो है वो मिल सकता है। आपको पता होगा हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये कहा था कि उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर जो है एक्सपोर्ट से 25,000 करोड़ का भी उससे ज़्यादा जो है वो मिल सकता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी ने ट्रू विस्टा के साथ फाइबर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने साझेदारी करी है और ये दक्षिण कैरोलिन में जो अगर बात करें वहाँ पर फाइबर कनेक्टिविटी के लिए साझेदारी करते हुए दिखे हैं। शिमारू एंटरटेनमेंट, यहाँ पर अपडेट है, यहाँ पर आप देखिए CGST और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5 सितंबर को कंपनी के परिसरों में सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पे चलाया था, जिसमें अतुल एच मारू जी, हिरेन गाड़ा साहब और कंपनी के CFO अमित हरिया जी को है 6 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। उसमें बाद में अगर आप देखें 7 सितंबर को जमानत दे दी गई थी। फिलहाल मामले को वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर इसका प्रभाव या फिर इसमें शामिल जो अमाउंट है उसका आकलन जो है अनुमान जो है फिलहाल अभी नहीं है। अंत में मान एल्यूमिनियम पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दुगार ग्रोथ फंड जो कि नॉन प्रमोटर है उन्होंने लगभग 13.25 लाख शेयर्स जो है लगभग 86 के भाव के आसपास बेचते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए सारा का सारा फंड एक्शन कल का और साथ ही ढेरों खबरें भी। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे देखिए LNT स्टॉक है जो सुर्खियों में रहेगा। यहाँ पर खबरें आ रही कि मिडिल ईस्ट से बड़ा ऑर्डर करीब 33,000 करोड़ का आसपास की जो बातें चल रही हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो बायबैक का भी ट्रिगर है, इसके चलते यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2889 से बढ़ाकर 3175 कर दिया है। 2846 रुपये का भाव है। वहीं CLS से अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें और इनका भी भरोसा स्टॉक के ऊपर बढ़ा है। 3080 से बढ़ाकर 3240 कर दिया है। नहीं, मॉर्गन स्टैनली अभी भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2935 रुपये के लक्ष्य के लिए। सबके टारगेट जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे हैं। HDFC लाइफ, JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 657 का भाव, 780 का टारगेट। HDFC लाइफ पर यहाँ पर नोमिरा की तरफ से भी रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 800 का टारगेट दिया है। SBI लाइफ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 1650 के टारगेट के लिए और ICICI प्रूडेंशियल पर नोमिरा ने खरीदारी की राय दी है 670 रुपये का टारगट दिया है। मैक्स हेल्थकेयर पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मैक्वारी की तरफ से जहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। स्टॉक बढ़ के हो गया 603 रुपये का, इनका टारगेट है 465। ये मान रहे कि वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। इनफैक्ट अगर आप रीजनल पीयर्स की तुलना में देखें तो वैल्यूएशन 50% अधिक नजर आ रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर अभी भी इन्होंने अपने अंडरवेट के व्यू को बदला नहीं है। SBI कार्ड्स पर नोमिरा रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 700 का टारगेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं
लक्ष्य इन्होंने 490 से घटाकर करीब 489 कर दिया है। वहीं 5 स्टार फाइनेंस नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 870 का टारगेट दिया। भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, 875 का भाव, 1100 रुपये का टारगेट है। यहाँ पर रखें तो मान रहे कि सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिला, मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं। और अंत में परसिस्टेंट सिस्टम जहाँ पर सिटी बिक्वाली की राय दे रहे हैं, स्टॉक चल रहा है 5,940 रुपये पर, इनका टारगेट है 3,790। ओके, तो ये हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और शुक्रवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। ओपनिंग बैट्समैन है सचिन जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर फोकस दिल्ली पे है एंड डीएलएफ में भी कल जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है एंड जो फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर वेल पोजीशनड है स्टॉक 555 के स्विंग्स बनाने के लिए। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है आज अगर थोड़ा सा भी डिक्लाइन मिल जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डीएलएफ में। आज इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 545 के आसपास का स्विंग बन सकता है एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 526 पे लगाना है। ओके, तो डीएलएफ खरीदे 555 के टारगेट के लिए, ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। आइए कुणाल जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी भी खरीदारी की राय है और खरीदना है ट्रेंड के चार्ट पर। अनिल जी, एक बड़ा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है अनिल जी एक विशेष पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल पूरा होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जैसे ही स्टॉक 2100 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें फिर से आपको एक तेजी की नई खेप देखने को मिलेगी। तो 2100 के ऊपर खरीदारी करने की मेरी राय है। 2090 के आसपास, 92 के आसपास बंद हुआ है, 2100 के लेवल्स पार हो तो इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रखें 2050 के आसपास, 2050 का स्टॉप लॉस रख लें। 2100 पार होने पर खरीदारी करें और इसमें 2200 का लक्ष्य होगा अनिल जी। तो 100 रुपए की तेजी मुझे लगता है कि ट्रेंड में देखने को मिलेगी। 2200 के लक्ष्य के लिए ट्रेंड पे खरीदारी की राय। ओके, 2200 के लक्ष्य के लिए ट्रेंड खरीदारी की एक राय है, ये बड़े ब्रेकआउट के लिए होता तैयार। और कुणाल जी, कल दोपहर के शो में आप अनुपस्थित थे, कुछ एक बड़ी घटना घटी, आपको पता है कि नहीं? नहीं अनिल जी, देखिए मेरे जो खबरी हैं, हाँ। श्रीमान राकेश बंसल जी, अनिल जी वो तो नदारत थे। हाँ। तो अनिल जी इसलिए कोई खबर मुझ तक नहीं पहुंची अनिल। हाँ, यही फर्क है आप में और बंसल जी में। बंसल जी अमेरिका में होते हुए भी आप पे नजर रखते हैं, आप यहाँ होते हुए भी यहीं पर नजर नहीं रख पा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल उन्होंने लाइफ लाइन यूज कर ली थी अमेरिका से, फोन अ फ्रेंड, और स्पेशल जन्माष्टमी पिक दिए उन्होंने, पूरे संकेत दे दिए कि भाइयों अलर्ट हो जाओ, डॉन इज कमिंग बैक। यस, आप सावधान रहें, वीकेंड के पहले पहले वो अवतरित हो जाएंगे। उन्होंने बोला किसी भी अवस्था में मैं कैसे भी पहुंचूं इंडिया, कितना भी जेट लैग हो, कुछ भी हो, सोमवार सुबह जरूर शो करूंगा जी। अनिल जी सोमवार सुबह शो तो वो जरूर करेंगे। अनिल जी, आपने उनसे काम की बात की या नहीं की? अनिल जी, काम की बात यह है कि सोमवार सुबह जैसे ही वो पहुंचे, जो गिफ्ट उपहार हम सबके लिए लेकर के आ रहे हैं वो हमारे पते पर अनिल जी कल सोमवार तक पहुंच जाए। अनिल जी, ये उनको कह देना था अनिल जी। खुफिया तंत्र आपका बहुत ही कमजोर है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे दिल्ली के हैं जो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे पहुंचने का प्लान कर चुके हैं। बोले उनके भरोसे रे वो भेजेंगे, हम एयरपोर्ट पे अपनी पसंद के पहले ले लेंगे। तो थोड़ा आप अपना खुफिया तंत्र मजबूत करें। आइए, इस बीच पालिया साहब है तैयार। सुप्रभात पालिया साहब, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग क्षेत्र से, और हमें लगता है कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक का अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और 2 दिन से अगर हम देखें तो स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी लोअर साइड से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से, अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में कल के सेशन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव डेरिवेटिव डेटा में बनते हुए दिखा है। हमें लग रहा है एचडीएफसी बैंक फ्यूचर यहाँ से बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1640 से लेके 1650 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1598 के आसपास। ओके, 1598 स्टॉप लॉस खरीदे 1640-50 के टारगेट के लिए। आइए सिद्धार्थ जी का भी है स्वागत। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
को और वो है इंडसइंड बैंक, जिसका टारगेट आपको के ऑडियो में शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ जी को वाईफाई डिस्कनेक्ट करके फिर ऑन करेंगे, उससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बिल्कुल। आइए तब तक आज जो बाकी स्टॉक्स खबरों में है उन पर डाल देते हैं नजर और देखते हैं कैसा एक्शन इस पर आएगा। ONGC इस पर एक्शन आ सकता है। इनका एक जॉइंट वेंचर है गेल के साथ, ONGC पेट्रो एडिशंस। ये दहेज में एक बड़ी फैसिलिटी चलाते हैं। वहां पर ONGC 15,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने वाला है और इसके चलते चलते जो गेल है वो जेवी से बाहर हो जाएगा और ONGC की सब्सिडरी बन जाएगा ये ओपाल। स्टॉक रिसेंटली एक्शन में रहा है। कल पालविया साहब थोड़ा फिसला जरूर था, बट अदरवाइज ONGC पर अच्छी मूव हमें दिखी है। कच्चे तेल के ऊपर जाने का भी इन्हें फायदा मिला है। चार्ट्स क्या कहती है सर ONGC के लिए? तो एक अच्छे मूव के बाद स्टॉक पिछले 3-4 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ऑलरेडी ब्रेकआउट जो बने थे वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। हमें लगता है करेक्टिव मूव के बाद एक वापस अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे बाय करने की। 180 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट है, उसके आसपास ही स्टॉक ने कल क्लोज दिया है, तो हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 177 के आसपास होगा। हायर साइड पे 185 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होंगे तो इसका जो अप ट्रेंड बना हुआ है वो रिज्यूम होते हुए दिखेगा। देन इसके नेक्स्ट टारगेट 195 टू 100 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो 177 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है ONGC में। ये तो ONGC पर रखिए नजर। गेल, सच्चे जी एक बार जरा इस पर नजर डाल दें। ये जॉइंट वेंचर से बाहर जा रहा है, बट रिसेंटली गेल में भी हमने थोड़ा एक्शन तो देखा है। कल भी 1-1.25% ऊपर बंद हुआ था। इसकी चार्ट कैसी है? मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है दोनों स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है गेल में ज्यादा कन्विक्शन है एंड लगभग अराउंड 130-135 के जोन में ये स्विंग होना चाहिए। टेक्निकली देखें तो कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर डिक्लाइन आते भी है तो 120 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ये रिटेन करना चाहिए। एंड जैसे ही 135 का जोन टूट जाता है तो लगभग अराउंड 155-160 की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन होती है। तो स्ट्रक्चर कहीं पर भी वीक नहीं है। इनफैक्ट डिक्लाइन अगर गेल में आते हैं तो खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो यह है आपके लिए गेल जिस पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है। LIC, कुणाल जी, आई थिंक 1-2 दिन पहले आपकी तरफ से रिकमेंडेशन भी आई थी और इनके लिए बड़ी राहत की बात आई है। इनको जो म्यूचुअल फंड कारोबार एग्जिट करना था उसके लिए सेबी की तरफ से राहत मिली है। IDBI टेक ओवर के बाद IDBI म्यूचुअल फंड और LIC म्यूचुअल फंड दोनों इनके पास रूल्स के हिसाब से 2 म्यूचुअल फंड के आप स्पॉन्सर नहीं हो सकते हैं। सेबी ने माना है कि इन्होंने कोशिश करी थी दोनों को मर्ज करने की, बट वो हुआ नहीं। एनीवे, राहत आई है इनके लिए सेबी की तरफ से। जरा LIC पर राय दें सर, ट्रेडिंग के बेसिस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं? देखिए, मेरी राय तो बहुत पॉजिटिव है। दीपांशु, 10 की कमाई में भी अभी खरीदारी की राय हाल में मैंने दी और इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि LIC में जो अंडर परफॉर्मेंस हमने बहुत अरसे से देखी, जिसने काफ़ी निवेशकों को परेशान किया, वो अब समाप्त होती हुई दिख रही है और LIC फाइनली बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। ट्रेडिंग के लिहाज से आपने पूछा तो मुझे लगता है कि 750 तक का पूरा जो रास्ता है बिल्कुल साफ है। 750 तक कोई बाधा नहीं है और वो लेवल्स आपको LIC में देखने को मिल सकते हैं। तो 750 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएटर हो सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है लंबी अवधि के लिए होल्ड करना। ओके, तो यह है आपके लिए LIC। लंबी अवधि के लिए भी अच्छा है और ट्रेडिंग के लिए थोड़ा नजर रखिए, बट आज खबर पर डेफिनेटली आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए, सिद्धार्थ जी के साथ हमारा संकेत चुस्त दुरुस्त हो चुका है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे। बिल्कुल, दोबारा गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं इंडसइंड बैंक को लाया हूं। टारगेट रखना है 1500 रुपए का। बहुत लंबे समय के लिए, अगर 1 से 1.5 साल के लिए आपको रुकना हो तो 1890 भी एक पॉसिबिलिटी है, बट जो पिक ऑफ द डे के लिहाज से टारगेट है वो है 1500 रुपए का। 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। मैनेजमेंट फोकस कर रही है स्केल करने की और हायर मार्जिन लाने की। स्ट्रॉन्ग फी इनकम है आज अगर नतीजों की बात करें देखते हुए, और लोन ग्रोथ करीबन 22% के करीब देखा गया है। GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी 1.94 देखे गए हैं वर्सेस 2.35, तो यहाँ पे भी कटौती दिखी गई है। रिटेल बुक जो है इनकी 54% है। तो मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र में इंडसइंड बैंक एक पिक ऑफ द डे के लिहाज से 1500 रुपए का टारगेट और लॉन्ग टर्म 1890। ओके, तो यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक 1500 के टारगेट और पोजिशनल बेसिस पर 1890 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। कल क्लोजिंग में भी ये स्टॉक रेडार पर आ रहा था और आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से खरीदारी की भी राय आई थी। आज सिद्धार्थ जी की रेडार पर है। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी है सर?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर मोमेंटम अच्छा बनना चाहिए। स्टॉक ने कल एक अच्छा मूव दिखाया था नीचे से। स्टॉक में 255 257 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 251 252 के पास है। 251 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 265 का पहला टारगेट, 272 का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 251 के स्टॉप लॉस से। पावर ग्रिड इस पर करनी है आपको खरीदारी और स्टॉक भी आपको बढ़िया एक्शन में दिख सकता है। एक राय लेनी है मज़गांव डॉक पर भी। ये सारे काउंटर्स वैसे तो रोज तेजी में रहते हैं और रोज हमारे रेडार पर भी रहते हैं, बट खबर आ रही है कि अमेरिकी सरकार के साथ मज़गांव डॉक ने मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट किया है। इसके चलते जो अमेरिकी नेवी है, अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं, उसका रिपेयर काम मज़गांव डॉक कर सकती है। तो एक नया ट्रिगर बना है, शायद ये एक्सप्लेन करता है कल क्यों 9.5% की तेजी इसमें बनी हुई थी। सचिन जी जरा देखिए, कल 2000 के ऊपर बंद हुआ है मज़गांव डॉक, बड़ी तेजी में कल भी था। क्या राय है आप सर अब इस चार्ट के लिए? दीपांशु, एक काफी बड़े सुपर ट्रेंड में स्टॉक लॉक्ड इन है। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ये 2450 2600 के जोन में भी स्विंग होना चाहिए। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट कल के सत्र में एस्टैब्लिश हुआ है और वो ब्रेकआउट काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ उभर के नजर आया है। तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी डिक्लाइंस मिलते हैं, मुझे लग रहा है स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारना चाहिए। एंड काफी बड़ी ट्रेजेक्टरी अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है 1980 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर और भी अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। तो यह है आपके लिए मज़गांव डॉक, जहां पर और बड़े टारगेट्स 2450 से 2600 तक के टारगेट सचिन जी को दिख रहे हैं। खबर भी इसके लिए आज बढ़िया आती हुई दिखी है। आइए ऐसी और स्टॉक्स पर करना है फोकस।